नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग क्लास में, क्लास का टाइम हो चुका है। सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और आज की क्लास में आपके फिजिक्स के और जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो कल क्वेश्चन बच गए थे उसके बाद आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कल जितने हमने क्वेश्चन कराए थे उम्मीद करता हूँ वो सब आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कल 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कल बॉटनी के क्वेश्चन किए थे, नहीं जूलॉजी के क्वेश्चन किए थे कल। अभी आज फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका विस्थापन का मात्रक होता है। विस्थापन का मात्रक होता है सेकंड, मीटर, न्यूटन या मीटर पर सेकंड। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको, तो सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, जिससे जो साथी छूट गए हैं, जिनको नहीं पता चल पाया है, वो भी क्लास में आ जाएं। और ये आपका विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। और ये विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से छोटा होगा, दूरी से छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा या बराबर। और ये माइनस भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी से बड़ा नहीं होगा, ये दूरी के बराबर होगा, या तो उससे छोटा होगा, और या तो जीरो होगा, और माइनस में भी जा सकता है विस्थापन। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन माइनस में जा सकता है तो आप लोग कहेंगे हाँ जा सकता है माइनस में। लेकिन दूरी है वो कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका निम्न में सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? दूरी, द्रव्यमान, समय या वेग। तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। तो सदिश राशि कौन सी होती हैं? जो वेक्टर के नियम का पालन करती हैं। जो वेक्टर के नियम का पालन करती हैं वो सदिश राशि होती हैं। वेक्टर के नियम का पालन करती हैं वो सदिश राशि होती हैं। सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है, प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं इसमें, जो सदिश राशियाँ होती हैं। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि हो जाएगी आपकी? यहाँ पे जो वेग है वो सदिश राशि हो जाएगी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बाकी ये जो दूरी, समय, द्रव्यमान है ये अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये आपका एक गेंद h ऊंचाई से गिराई जाती है तब उसका वेग होगा। इसमें फॉर्मूला है, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करिए जल्दी से, नहीं तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। एक गेंद जब h ऊंचाई से गिराई जाती है तो होगा, उसमें वेग पूछा है तो वेग होगा v² = 2gh। वेग क्या होगा? v² = 2gh। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे गिराने के लिए है, और जो नीचे से ऊपर फेंका जाता है उसका वेग कितना होगा? तो उसका वेग के लिए फॉर्मूला ऊपर वाला है ये, v = u + gt। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वेग बताइए, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा v = u + gt। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? भार को वेट बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम वेट = कितना न्यूटन होता है? तो 1 किलोग्राम वेट = होता है 9.8 न्यूटन। कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। W क्या होता है? वेट = mg। W mg होता है। m क्या होता है यहाँ पे? m होता है मास, और g तो जानते हैं आप लोग, ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो W mg होता है। ये जो भार होता है वो हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए
कि यहाँ पे अगर आपका भार ऐसे पृथ्वी पे आपका भार कितना है और चंद्रमा पर जाने पर भी उतना ही भार रहेगा, तो नहीं, ये बदलता रहता है। जैसे आपका यहाँ पे पृथ्वी पे भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो ये चंद्रमा पर कितना हो जाता है भार, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। चंद्रमा पर जो भार हो जाता है वो पृथ्वी का W/6 हो जाता है। जैसे पृथ्वी पे आपका 60 किलोग्राम है, पृथ्वी पे आपका 60 किलोग्राम है तो W 60 हो गया, और चंद्रमा पे जाएंगे तो अपॉन में 6 हो जाएगा, यानी चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका केवल 10 किलोग्राम भार बचेगा। तो भार जो है वो हमेशा बदलता रहता है, जैसे जगह के अकॉर्डिंग भार बदलता रहता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पे W/6 हो जाता है। भार कैसा है, तो ये आपकी सदिश राशि है। भार जो है वो आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये आपकी सदिश राशि है। इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो इसका CGS मात्रक डायन होता है, CGS में यूनिट डायन होती है। और MGS मात्रक में क्या होता है, तो MGS मात्रक होता है न्यूटन, या MGS में इसकी यूनिट पूछी जाए तो ये होती है न्यूटन। यहाँ पे जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ये कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों के इसलिए बता दिए हैं। और इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन अगर आप लोगों को में से किसी को पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। वेट की डायमेंशन क्या होती है, वेट की डायमेंशन क्या होती है, तो इसकी डायमेंशन होती है MLT-2। क्या होती है, MLT-2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका कार्य तथा सामर्थ्य की इकाई है, कार्य तथा सामर्थ्य की इकाई है। तो कार्य तथा सामर्थ्य की इकाई क्या है, तो कार्य की यूनिट तो आपकी जूल होती है, कार्य की यूनिट जूल होती है। और सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, शक्ति, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग कहीं पर लिख लीजिए। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। और यहाँ पे अगर ये उल्टा पूछ लिया जाता है, जैसे 1 अर्ग बराबर पूछ लिया जाता है, तो 10⁻7 जूल, यहाँ पे पावर माइनस में हो जाएगी, 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10⁻7 जूल। और 1 डायन बराबर पूछ लिया गया तो 10⁻5 न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो आप लोग डेली के डेली तैयार करते चलिए, और इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी तैयार करते चलिए। थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो थ्योरी क्लासेस को भी आप लोग तैयार करते चलिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, जिन लोगों ने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, तो वो लोग यहाँ पे 8 बजे डेली क्लास होती है, वो तो देखेंगे ही। उसी के साथ साथ यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। उसमें ये सारी क्लासेस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसमें जाके ये सारी क्लासेस देख के उनके क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और जो थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको भी देख के उनको तैयार कर लेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे जो इसका PDF दिया जाता है वो पेड ग्रुप पे दिया जाता है। तो पेड ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 9720802028 9720802028, ये एक टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी केवल, यूपी कैडेट PDF 2022। तो इस पर आप लोगों को प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कि आप लोगों को कैसे PDF मिलेगा, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है। और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सकें। और ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको आप लोग डेली का डेली तैयार करिए, क्योंकि अब समय कम बचा है, इसलिए आप लोगों को अब एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। डेली समय पे क्लास में आना है। अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो बाद में क्लास को देख के ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको तैयार करिए। ये है आपका निम्न में गलत कथन है। तो गलत कथन क्या है इसमें से, तो देखो सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य या शक्ति या पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम या कार्य बट्टे समय। तो ये कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर F/W=F/S होता है। तो ये भी सही है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, ये भी सही है। और ये यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणे दूरी, वो सामर्थ्य गुणे दूरी, ये यहाँ पे गलत है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है तो सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, किसी वस्तु की कम से कम कितनी दूरी होने पर प्रतिध्वनि सुनाई देगी? कम से कम कितनी दूरी हो वस्तु की तब प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यानी प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दोबारा हमको वापस सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी? 17 मीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप मापनी में अल्फा एंड गामा में संबंध है। गामा और अल्फा में क्या संबंध है? तो आप लोगों को बता दें, गामा बराबर होता है 3 अल्फा। गामा बराबर 3 अल्फा होता है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उससे थ्योरी क्लास से, तो आप लोगों को पता होगा ये आंसर। चलिए, ये आपका बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा आप लोग याद कर लीजिए, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये क्या होती है? अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो बर्फ़ की कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्थित कहाँ पे स्थित होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस पे, वक्रता केंद्र तथा अनंत पे, ध्रुवण तथा फोकस पे, सभी पे। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे होता है? ध्रुव तथा फोकस पे। ध्रुव तथा फोकस के मध्य होता है। तो ध्रुव तथा फोकस इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला अगर मीटर में हो तो P = 1/f होता है। मीटर में हो तो P = 1/f, अगर मीटर में है तो। और यहाँ पे दूरी सेंटीमीटर में दी है तो P = 100/f हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। P = 100/f, ये आपका सेंटीमीटर में हो तब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो P क्या है? P पावर होती है। तो पावर की यूनिट, लेंस के पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। तो यहाँ पे F की जगह आप लोग क्या रख देंगे? तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। P = 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी F की जगह आप 40 सेंटीमीटर रख देंगे, यानी 100/40। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो कैसा आएगा? ये प्लस का आएगा 2.5 डायोप्टर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोप्टर क्या होता है? तो इसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, लेंस के पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। तो ये है आपका, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं उत्तल को, और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं। तो एक वस्तु कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इसमें कहाँ पे बनेगी आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी साथी जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो उन लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी यहाँ से आके अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए क्लास को। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सीखने का मौका मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हों। तो हम तो बस यही चाहते हैं, इसलिए आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए। और कहीं आप लोग कोचिंग करते हैं या कहीं व्हाट्सअप ग्रुप होगा, कहीं दोस्त होंगे आप लोगों के, तो उन सब लोगों को बता दीजिए जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको बता दीजिए कि यहाँ से आके वो लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये है आपका, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? ये 2f पर बनेगा।
2f पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम दूरी यहाँ पे पूछा है, तो कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु हो तब हमें दिखाई देगी। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। ये हम आप लोगों को काफ़ी बार बता भी चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हो तब हमें क्लियर दिखाई देगी। और अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो अधिकतम अनंत, अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। अधिकतम कोई डेफिनेट नहीं है, जितनी दूरी तक हमें दिखाई दे दिया जाए उतनी दूरी तक देख सकते हैं, तो अधिकतम अनंत हो जाएगी। न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका आँखों में जाने वाले प्रकाश, आँखों में जाने वाला प्रकाश नियंत्रित है, नियंत्रित होता है। आँखों में जो प्रकाश जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका, आँखों में जो प्रकाश जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आप लोगों में से कोई एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था कि सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, तो उससे आप लोगों को क्या लेना देना है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उससे आप लोगों को लेना देना नहीं है। आप केवल ये देखा करिए कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आप लोगों को केवल समझ में आना चाहिए। खैर ये भी सब हम आप लोगों को बता देंगे, समय आने पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी कि क्या कर रहे हैं हम, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब आप लोगों को बता दी जाएंगी। लेकिन अभी आप लोग अपने केवल उस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो आप लोग केवल ये देखा करिए कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आप लोगों को केवल समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो आप लोग, वैसे तो हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं। वैसे हम तो यही कोशिश करते हैं कि सब लोगों को समझ में आए। आप लोगों को समझ में आता होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है नहीं आता है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, जिससे हमें भी पता चल सके। हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, आँखों में जाने वाली जो प्रकाश आँखों में जाने वाला जो प्रकाश होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये आयरिश के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आयरिश के द्वारा नियंत्रित होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब आपका जो है वो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका घरों में तार लगाए जाते हैं। घरों में तार किस क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिलाकर या कैसे भी लगा सकते हैं। तो घरों में जो तार लगाए जाते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, या पैरेलल्स में, पैरेलल में या समांतर क्रम में तार लगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम तो आप लोग समझते होंगे कैसा होता है समांतर क्रम, ये ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे को कभी भी ये काटे ना, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे जितनी दूर तक ले जाओ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार जो है वो किससे बना होता है, लोहा से, टंजस्टन से, नाइक्रोम से, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीटर का तार किससे बना होता है, ये नाइक्रोम से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम से बना होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है बल का मान जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब बल का मान क्या होगा, तो सभी लोग आंसर करिए इसका। तो ये होगा F=IVL या BIL, कुछ भी लिख दो, तो ये इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो उत्पन्न करता है, तो डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, डायनेमो जो है वो EMF। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे ये डायनेमो है क्या, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में
ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आप लोगों से पूछा है सोलर सेल क्या करता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, तो सोलर सेल का भी नोट कर लीजिए। सोलर सेल क्या करता है, तो ये सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब ये आपके जीके के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप लोग उन्हें भी शेयर कर दीजिए। जो पीसीएम और पीसीबी वाले छात्र हैं उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो छात्र भी आ जाएं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ये जीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जीके तो सभी के सेम आती है, 20 क्वेश्चन रहते हैं जीके के, वो सब के सेम रहते हैं, चाहे वो पीएजी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, कोई सा भी ग्रुप हो, सबके जीके के क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जो पीसीएम और पीसीबी वाले हैं वो जीके के क्वेश्चन की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए अलग पेड ग्रुप बना है। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था, इसका पीडीएफ है वो पेड ग्रुप पे दिया जाता है। तो पेड ग्रुप पे जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग, एक नंबर है 9720802028, ये एक टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैडेट पीडीएफ 2022। तो ये आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है। तो उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा उस पर, वो सब जानकारी आप लोगों को उस पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है और पीएजी वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है। तो अगर पीसीएम और पीसीबी वाले लेना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस थोड़ी कम रखिए, क्योंकि उनको केवल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जीके के 20 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और पीएजी वालों के लिए तो पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है उसमें। ये है आपका। अब आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर शुरू करते हैं क्लास। और लाइक वाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर दिया करो क्लास को अगर अच्छी लगती है तो। आप लोगों के लाइक देख के हम सोचते हैं कि हम आप लोगों को अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, और नहीं अच्छी लगती है तो आप लोग बताएं हमें कि क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए, तो अब ये आपका है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो सभी लोग आंसर आ चुका है। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी थी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कोटा किस नदी पर बसा है। कोटा जो है वो किस नदी पर बसा है, कोसी नदी, चंबल नदी, रामगंगा नदी या यमुना नदी। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। कोटा किस नदी के किनारे बसा है, तो कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और कोसी नदी क्या है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो यमुना नदी के किनारे आपका इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद तो तीनों नदियां हैं वहाँ पे, वो गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी संगम नदी बोलते हैं। इलाहाबाद किस नदी पे बना है, तो संगम नदी बोलते हैं उसको। तीनों का वहाँ पे मेल होता है, तीनों का वहाँ पे मिलन होता है, यानी कौन कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो आपका इलाहाबाद हो गया। और आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है, दिल्ली बसा है। और इसके अलावा इटावा, कालपी, हमीरपुर ये भी यमुना नदी के तट पर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इनके यहाँ से भी यमुना नदी होकर जाती है, इटावा, कालपी, हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मेन रूप से जो है वो आपका आगरा है और दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका प्रथम रेल चली थी। प्रथम रेल जो है वो कब चली थी, तो सभी लोग आंसर करिए इसका। मैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, तो जो लोग रेगुलर क्लास लेते होंगे वो इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। प्रथम रेल कब चली थी, तो प्रथम रेल जो है वो आपकी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853, यानी डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये चली थी मुंबई टू थाने।
मुंबई टू ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चली थी ये प्रथम जो रेल चलाई गई थी। ये कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो सभी लोगों को पता होगा, इसका आंसर पढ़ कर दीजिए एक बार फटाफट। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो वर्तमान में हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? तो वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? ये हैं एन.वी. रमन। कौन है? एन.वी. रमन। ये कब बने थे? तो ये बने थे 24 अप्रैल 2021 को। कब बने थे? 24 अप्रैल 2021 को ये बने थे। भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, ये 24 अप्रैल 2021 को बने थे। लेकिन अब ये नवंबर 2022 से जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हो जाएंगे, नवंबर 2022 में। कब? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में नए मुख्य न्यायाधीश यानी अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। तो नवंबर 2022 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे यानी अगले मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे वो बनेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी वर्तमान में कौन है? तो एन.वी. रमन है, क्योंकि अभी तो आपको एन.वी. रमन ही याद करना है, क्योंकि आपके पेपर के बाद बनेंगे तो इनसे तो अभी आपका कोई लेना देना है नहीं। फिर भी आप लोग अपनी नॉलेज के लिए याद कर लीजिए कि नवंबर 2022 में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है हड़प्पा किस नदी पर बसा है? तो हड़प्पा किस नदी पर बसा है? रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, घाघर नदी पर या गंगा नदी पर? तो जो हड़प्पा है वो आपका बसा है रावी नदी पर। हड़प्पा रावी नदी पर बसा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था। प्रथम नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। हड़प्पा प्रथम नगर था। इसके यानी खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम, ये आप लोग नोट करते चलिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो खोजकर्ता थे ये दयाराम साहनी थे। कब खोजे थे? तो 1921 में। 1921 में हड़प्पा नगर को खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ये प्रथम नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है हड़प्पा? तो वर्तमान में ये आपका पड़ता है मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। और ये आपका सिंधु नदी के तट पर कौन सा बसा है? इसको मिटा देते हैं। सिंधु नदी के तट पर आपका बसा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो। तो ये मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। इसको कब खोजा गया था? तो इसको 1922 में खोजा गया था। 1922 में इसको खोजा गया था। और आप लोगों से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है यही सबसे बड़ा नगर था। और सबसे प्रथम खोजा गया नगर कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। चलिए अब आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। आज इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप पे, जिस पे आप लोगों को दिया जाता है। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन हैं उन लोगों को PDF प्रोवाइड हो जाएगा।
और अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है उस पर तो वही प्रोसेस करनी होगी उसको 9720802028। ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022 लिखकर। कॉल नहीं करनी है आप लोगों को, केवल मैसेज करनी है। उस पर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोगों को इस पर ज्वाइन किया जाएगा पेड ग्रुप में। तो वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा और क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो सब आप लोगों को उसी से पता चल जाएगा। कॉल नहीं करनी है आप लोगों को, केवल मैसेज करनी है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ये जो पेड ग्रुप है वो PAG वालों के लिए अलग है और PCM और PCU वालों के लिए अलग है। तो PCM और PCU वाले हैं उनके लिए फ़ीस थोड़ी कम रखी है, क्योंकि उनको केवल GK के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन उनके यहाँ से पक्के कर दिए जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे उनके 20 क्वेश्चन। तो अगर PCM और PCU वाले लेना चाहते हैं तो वो उन लोगों के लिए भी यही प्रोसेस है। चलिए हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।